Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 6th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about antimicrobial resistance, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic related to human health. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं. दिस आर्टिकल इज़ अबाउट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स रेजिस्टेंस. तो समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस होता क्या है. इट इज़ अ स्टेट, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन बिकम्स इनइफेक्टिव अगेंस्ट ए माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया, फंगस. तो सरल शब्दों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो सिचुएशन है, वो क्रिटिकल कंडीशन है एक पेशेंट के अंदर जब उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक दवाई या कोई एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स काम ना करे. इस आर्टिकल की मदद से हम समझेंगे कि कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ह्यूमंस के अंदर बढ़ते जा रहे हैं. तो सबसे पहले ब्रीफली देख लेते हैं व्हाट आर माइक्रोब्स एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. माइक्रोब्स जैसा मैंने आपको बताया, दे आर पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीजेस. फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया, सम वायरस, दे आर माइक्रोब्स हु कॉज डिजीज इन आवर बॉडी. And antimicrobial drugs are the medicines that are used to kill these microbes. And when these drugs, these antimicrobial drugs becomes ineffective against such microbes, then we say that the patient has developed antimicrobial resistance, and that is a very difficult situation to treat a patient. आप सोचो, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे करके हम किसी पेशेंट को ठीक करते हैं, उसको रिकवर करते हैं फ्रॉम दिस माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ उस पेशेंट पे काम ही ना करे, then you imagine how difficult situation it is. So antimicrobial resistance is a very difficult situation for a patient, and from that situation it becomes very difficult for a patient to recover. अब जरा ब्रीफली समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसी भी पेशेंट के बॉडी में डेवलप होता कैसे है. तो मान लो ये एक पेशेंट है, एक पेशेंट की बॉडी है जिसके अंदर इस तरह के 3 माइक्रोब्स, पैथोजेंस उसके बॉडी में इंटर हो गए. मान लो टीबी के बैक्टीरिया इंटर हो गए हैं उसकी बॉडी के अंदर, और अब उसने जो दवाइयाँ ली दैट वाज इम्प्रॉपर, दैट वाज नॉट राइट अप्रोच. इम्प्रॉपर का कई सारे तरीके हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्री मैच्योर स्टॉपेज ऑफ ड्रग्स, 6 महीने का कोर्स था उसने 3 महीने में ही बंद कर दिया, 4 महीने में ही बंद कर दिया. या दूसरा तरीका हो सकता है इम्प्रॉपर ड्रग्स का, पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. जो क्वालिटी थी, जो स्ट्रेंथ थी ड्रग्स की, वो प्रॉपर कैपेसिटी में इसने ली नहीं. वॉट एवर माइट बी द रीज़न, अगर इसने इम्प्रॉपर ड्रग्स लिया तो इससे होगा क्या कि इसके बॉडी के कुछ तो पैथोजेंस मर जाएंगे, सम पैथोजेंस विल डाई बट सम ऑफ देम विल सर्वाइव. जैसे कि यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक आधा बच जाएंगे, कुछ तो एक पैथोजन बच जाएंगे, और जो पैथोजन बच जाएगा इसकी बॉडी के अंदर दैट विल बिकम मोर पावरफुल, क्योंकि उसने इस जो भी ड्रग्स इसने लिया या जो दवाई ली उसके अगेंस्ट ये पैथोजन बच गया. और अब जब ये इसके अगेंस्ट ये पैथोजन सर्वाइव कर गया, दैट मीन्स दिस पैथोजन हैज़ बिकम कैपेबल इनफ कि फ्यूचर में अब वापस से अगर इस ड्रग्स का इस्तेमाल इसके ऊपर किया जाएगा तो दैट ड्रग्स विल रिमेन इनइफेक्टिव, क्योंकि पहली बार समहाउ इट सर्वाइव्ड अगेंस्ट दिस ड्रग्स. तो अब इस ड्रग्स के अगेंस्ट ये इम्यून हो जाएगा, इट विल बिकम पावरफुल, और फिर धीरे धीरे और मल्टीप्लाई होगा हमारी बॉडी के अंदर या उस पेशेंट के बॉडी के अंदर. और जब इसकी नंबर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, देन दिस माइक्रोब दैट हैज़ बिकम रेजिस्टेंस टू दिस ड्रग, अब वापस इस ड्रग का जब हम इस्तेमाल करेंगे इस पेशेंट के ऊपर तो ये ड्रग्स इस पेशेंट के ऊपर काम नहीं करेगा, एंड दैट स्टेट इज़ नोन एज अ स्टेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो दैट हैपन्स व्हेन वी टेक एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक ड्रग्स विदाउट प्रॉपर केयर. So these are some antimicrobial drugs. As I said, these are the medicines that are used to kill microbes. अब ये जो करंट आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने के और भी तरीके हैं.
अपार्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर ड्रग्स यूज़, हम जो इम्प्रॉपर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, पूरी कोर्स कंप्लीट नहीं की या इनइफेक्टिव लेस पावरफुल ड्रग्स लिया, वो तो तरीका है ही है। और द न्यू मेथड इज़ ऑल्सो कमिंग अप दैट इज़ कॉजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बींग्स। तो बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पोल्ट्री फॉर्म में या अलग अलग वेटरनरीज़ के अंदर, जानवरों के अंदर यूज किया जाता है। तो फिर इस कारण से ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है इन एनिमल्स के अंदर पहुंच जाता है और वापस से इन एनिमल्स का मीट हम कंज्यूम करते हैं। तो इनडायरेक्टली होता क्या है कि ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, और हमारी बॉडी के जब अंदर ये पहुंचता है तो जो बहुत कम नंबर्स में जो माइक्रोब्स थे हमारी बॉडी के अंदर फॉर सच काइंड ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, वो धीरे धीरे इसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं एंड दे स्टार्ट बिकमिंग रेजिस्टेंट टू दिस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। और इस कारण से अननोइंगली हम लोग ये एंटीबायोटिक कंज्यूम करने लगते हैं थ्रू दीज एनिमल्स, और उस कारण से हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का इम्प्रॉपर ड्रग्स यूज शुरू हो जाता है अननोइंगली, एंड दैट लीड्स टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ दीज एनिमल फूड्स। तो हम ये एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं और इनके कारण हमारी बॉडी में इस तरह के एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पहुंच जाते हैं, और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के कारण धीरे धीरे जो एंटी माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर कम नंबर्स में हैं, दे स्टार्ट टू फाइट अगेंस्ट दीज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स एंड दोज माइक्रोब्स देन स्टार्ट बिकमिंग ड्रग रेजिस्टेंट। एंड फ्यूचर में जब इनके लिए हम सेम मेडिसिन लेते हैं, इस तरह के एंटीबायोटिक लेते हैं, तो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी पे काम नहीं करता है एंड दैट वे वी बिकम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। सो अब इस आर्टिकल में बताया किया गया है, दिस आर्टिकल इज ऑन द बेसिस ऑफ अ जर्नल पब्लिश्ड बाय अमेरिकन जर्नल ऑफ टॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन, जिसका कहना है कि अबाउट 10 मिलियन ह्यूमन लाइफ्स, मतलब 1 करोड़ लोग उनकी लाइफ रिस्क पे है बाय ईयर 2050 बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस है, इट इज़ इमर्जिंग टू बी ए न्यू थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, और आने वाले टाइम में कई सारे लोगों की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस antimicrobial drug resistance, and one of the major reason in present time because of emerging antimicrobial drug resistance is the consumption of poultry foods। तो एक प्रेजेंट एग्जांपल ही देखते हैं। देखो, एक तरह का एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होता है या एंटीबायोटिक होता है कोलिस्टिन, और ये कोलिस्टिन को का इस्तेमाल किया जाता है पोल्ट्री फॉर्म में, वेटरनरी यूज में, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है पोल्ट्री फॉर्म में। इसका कभी कभार यूज करना चाहिए अगेंस्ट एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट माइक्रोब्स, बट दिस इज़ मिसयूज्ड इन पोल्ट्री फॉर्म। खासकर जो हमारे ब्रॉयलर्स होते हैं वहाँ पे पोल्ट्री फॉर्म में इस कोलिस्टिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट दीज ब्रॉयलर चिकन्स आज ग्रोथ प्रमोटर। तो कोलिस्टिन का इंजेक्शन लगा करके इनकी ग्रोथ को प्रमोट कराया जाता है, और इस कारण से धीरे धीरे इनके बॉडी के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ कोलिस्टिन इंक्रीजेस टू सच ए हाई लेवल, और फिर जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली ये कोलिस्टिन हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, और धीरे धीरे जब हमारी बॉडी में कोलिस्टिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसके अगेंस्ट जो माइक्रोब्स हैं वो भी पावरफुल हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, और फ्यूचर में अगर हमें कभी कोलिस्टिन की ज़रूरत पड़ी एज एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और एज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन, तो वो कोलिस्टिन फिर हमारी बॉडी पे काम नहीं करेगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ इमर्जिंग इन प्रेजेंट टाइम। सो क्या हाल फिलहाल में स्टेप्स लिए गए हैं वो भी ज़रा समझते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, WHO हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम जिसका नाम है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्वेलेंस सिस्टम, ग्लास सिस्टम। इस WHO के इस प्रोग्राम के अंतर्गत अब दुनिया भर में जो भी मिसयूज हो रहे हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स के, उन सब को रोका जाएगा, ताकि उस मिसयूज के कारण जो ह्यूमंस के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाते हैं उसको अवॉइड किया जाए। और WHO के इस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए ही इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ नाउ बैंड यूज ऑफ कोलिस्टिन इन एनिमल फूड इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू कट डाउन द चांसेस ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस सो एज टू मेंटेन ह्यूमन एफिकेसी ऑफ कोलिस्टिन। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हमारे देश के अंदर कोलिस्टिन का यूज पोल्ट्री फॉर्म में और अलग अलग वेटरनरी यूजेज में बैन कर दिया है। सो कोलिस्टिन इस कारण से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इस साल, तो इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। The next article is taken from international segment. It is about
China Bhutan border dispute, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It is also important from political science optional exam point of view. सो जरा देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया। इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें ब्रीफली भूटान का बैकग्राउंड समझना होगा। तो देखो, भूटान वाज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट it was made a British protectorate in 1910. British protectorate मतलब Britishers decided its foreign policy and Britishers took care of the defense of Bhutan after 1910. But when Britishers left India, they also set Bhutan completely free. और उसके बाद Chinese captured some of the territories of Bhutan. तो ये जो कुछ एक बॉर्डर विलेजेस हैं that were disputed by Chinese, जैसे कि यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, डोकलाम प्लेटू, जकरलंग या पसामलंग, ये 3 ऐसे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं बिटवीन चाइना एंड भूटान। उसके अलावा चाइना ने इस बॉर्डर रीजन में कई दफ़ा इनकर्सन करने की कोशिश की है भूटान के अंदर। तो मोर और लेस द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट द बॉर्डर बिटवीन भूटान एंड चाइना इज़ नॉट सेटल्ड, नॉट रिजॉल्व्ड, और इस कारण से चाइना और भूटान के बीच में अक्सर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, स्टैंड ऑफ्स होते रहते हैं। और ये एक मेजर रीजन है। द बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन भूटान एंड चाइना हैज़ ensured दैट भूटान रिमेन्स गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो since India is also troubled because of border disputes with China and Bhutan is also troubled because of border disputes with China, और इस कारण से इंडिया और भूटान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दे ऑलवेज रिमेन गुड बिकॉज ऑफ दिस चाइना फैक्टर। इनफैक्ट 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ आपको याद होगा बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स। ये डोकलाम प्लेटू आप देखो, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी डोकलाम के कारण इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था, स्टैंड ऑफ हो गया था इन 2017। रीज़न बीइंग कि डोकलाम एरिया में फोर्सफुली एंटर कर रहे थे चाइनीज़ सोल्जर्स एंड दिस डोकलाम इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड भूटान। तो फिर उन चाइनीज़ सोल्जर्स को रजिस्ट करने की कोशिश की भूटानीज सोल्जर्स से, एंड देन जब चाइनीज सोल्जर्स वेयर यूजिंग एक्सेसिव पावर अगेंस्ट भूटानी सोल्जर्स, देन इंडियन सोल्जर्स केम इन सपोर्ट ऑफ भूटानी सोल्जर्स एंड दैट लेड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर्स इन 2017, जिसको आप डोकलाम स्टैंड ऑफ नाम से जानते हैं। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, ये डोकलाम स्टैंड ऑफ ओरिजिनली वॉज नॉट इंडिया चाइना डिस्प्यूट, इट वॉज ओरिजिनली भूटान चाइना डिस्प्यूट। अब इस करंट डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम को समझना होगा जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ये एक तरह का इंटरनेशनल फंड है। दिस फंड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप अंडर वर्ल्ड बैंक इन 1991। अगले साल ही 1992 आफ्टर रियो अर्थ समिट, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वाज रीस्ट्रक्चर्ड एंड इट वाज मूव्ड आउट ऑफ वर्ल्ड बैंक, और इसको एक सेपरेट परमानेंट ऑटोनोमस फंड बना दिया गया। और इस फंड का मेन पर्पस क्या है जरा देखते हैं। इस फंड को इस्टेब्लिश ही किया गया है ताकि दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्रॉब्लम है, लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए विथ हेल्प ऑफ दिस ऑटोनोमस इंटरनेशनल फंड। और इस इंटरनेशनल फंड में दुनिया भर की मेंबर कंट्रीज पैसा डालते रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उससे पैसा निकालती भी हैं आफ्टर ए प्रॉपर अप्रूवल। एंड इंडिया इज़ बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट ऑफ दिस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब जरा समझते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का इस करंट न्यूज से क्या रिलेशन है। तो करंट डेवलपमेंट समझते हैं। देखो, ये जो फंड है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड, इसने एक इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया भूटान के अंदर इन इट्स सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भूटान के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत इस फंड का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और जब ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो चाइना ने इस कंजर्वेशन प्रोग्राम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। चाइना ने कहा दैट दिस सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन भूटान एंड चाइना, सो बिफोर स्टार्टिंग एनी environmental development project in this Sakhteng wildlife sanctuary, GEF should take prior permission from China because it is disputed by China that it belongs to China. So it was a major setback for Bhutan. Why it is a major setback? क्योंकि अगर आप देखो तो ये 3 मेजर डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं, डोकलाम, जकरलंग एंड पसामलंग। और सक्तेंग
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला रीजन कुछ इधर है, ईस्टर्न सेक्टर में है भूटान के, और ये अभी तक कभी भी चाइना ने डिस्प्यूट नहीं किया था। ये एक नया रीजन है जो चाइना ने डिस्प्यूट की तरह रेज कर दिया है। तो पहले कभी भी इसको लेकर के डिस्प्यूट नहीं रेज किया था चाइना ने, बट नाउ चाइना हैज़ रेज डिस्प्यूट रिलेटेड टू दिस सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो। सो दिस इज़ अ मेजर हेडेक फॉर नाउ भूटान, क्योंकि अब 3 नहीं 4 टेरिटरी पे चाइना ने अपना क्लेम रेज कर दिया है। ओवरऑल यहाँ पे हमने पूरा बैकग्राउंड दे रखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द हिंदू का एज इट इज़ हमने स्नैपशॉट आपके साथ शेयर किया। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ईस्टर्न भूटान वाज नॉट पार्ट ऑफ द टॉक्स। दिस पार्ट जहाँ पे सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट वाज नेवर डिस्प्यूटेड बाय चाइना सो फार, लेकिन अब इस एरिया में भी चाइना ने डिस्प्यूट कर दिया। अब भूटान की टेरिटरी ऑलरेडी काफ़ी कम है, उसमें चारों ही सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सेक्टर हर जगह से अगर चाइना डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा तो नेचुरली इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर भूटान। अब इस पूरे डेवलपमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, वो भी देखते हैं। तो देखो, हाल फिलहाल में आप सबको एक बात तो पता होगी दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड लद्दाख इन ऑर्डर टू इनकरेज आवर सोल्जर्स इन लद्दाख, और वहाँ पे उन्होंने स्पीच देते टाइम में साफ साफ कहा दैट द एरा ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म, जिसको हिंदी में विस्तारवाद कहते हैं, दैट इज़ ओवर and this is the era of evolution और डेवलपमेंट, दैट इज़ विकासवाद। तो सरल शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का टाइम ख़त्म हो चुका है। ये जो टाइम जिसमें हम जी रहे हैं, ये जो एरा है, ये विस्तारवाद का टाइम नहीं है। दिस इज़ द एज ऑफ विकासवाद, दिस इज़ द एज ऑफ डेवलपमेंट। एक्सपेंशनिज्म या विस्तारवाद मतलब अप्रोच और टेंडेंसी ऑफ ए कंट्री टू अक्वायर मोर एंड मोर टेरिटरी फ्रॉम इट्स नेबरहुड रीजन्स, इसको कहते हैं एक्सपेंशनिज्म। And expansionism was a major factor in 20th century. Expansionism आप सबको पता है, it led to colonial conflict between so many colonial powers like Britain, France, and that ultimately led to 2 world wars. तो इस कारण से पूरी ह्यूमैनिटी को कितना निगेटिव इम्पैक्ट उठाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी, वो हम सब जानते हैं। बिकॉज ऑफ कोलोनियलिज्म द कन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली लेड टू 2 वर्ल्ड वॉर्स, और ये हम सब देख चुके हैं। सो इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पूरे मानवता के लिए इट्स अ थ्रेट फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, दिस अप्रोच ऑफ एक्सपेंशनिज्म। और इस कारण से जो भी कंट्रीज को फॉलो कर रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट ट्रबलिंग इटसेल्फ, इट इज़ नॉट जस्ट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इटसेल्फ, बट इट इज़ क्रिएटिंग अ थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट फॉर एंटायर वर्ल्ड। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बिना चाइना का नाम लिए हुए चाइना को कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया फॉर इट्स एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच। अब देखते हैं, देखो अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने इतना स्पष्ट स्पीच दिया है ऑन एक्सपेंशनिज्म, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि कोई एक ऐसे पूछ लिया जाए आने वाले यूपीएससी आईपीएस एग्जाम में, या कोई एक सवाल पूछ लिया जाए इन इंटरनेशनल रिलेशंस अबाउट एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी ऑफ चाइना। तो ये जो विस्तारवाद की टेंडेंसी है, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है, द टेंडेंसी और एटीट्यूड टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरी फ्रॉम द नेबरहुड एरियाज ऑफ चाइना, इस पे अब आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है बिकॉज ऑफ स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसमें इस चाइनाज क्लेम ऑन सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। राइट फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1959 में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया। देन 1962 में चाइना अक्वायर्ड अक्साई चीन एरिया फ्रॉम इंडिया। इट स्टिल क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम इंडिया। इट्स क्लेम्स दैट द मैकमोहन लाइन इज़ इलेजिटिमेट। इट हैज़ क्रिएटेड ए 9 डैश लाइन इन साउथ चाइना सी, और पूरा के पूरे साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम रेज करता है। डोकलाम स्टैंड ऑफ हम लिख सकते हैं 2017 का। हांगकांग के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर के आया हाल फिलहाल में चाइना, और इस तरह से अब चाइना हांगकांग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि हांगकांग एक तरह का ऑटोनोमस रीजन है विद इन चाइना इटसेल्फ, लेकिन अब उसकी ऑटोनोमी खत्म कर रहा है चाइना। सो दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच ऑफ चाइना। और इसी ट्रेंड में आप लिख सकते हैं द रिसेंट चाइनाज क्लेम ऑफ सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी ऑफ चाइना। द चाइनीज ड्रैगन इज एक्सपैंडिंग इटसेल्फ इन ऑल रीजन, it is flexing its muscles. The next article is taken from economy segment. It is about India's foreign trade in agriculture. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view.
देखो यहाँ पे हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, आज के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ही लिया हमने ये ग्राफ, जिसमें इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट किया गया इन पास्ट 20 ईयर्स। और अगर पिछले 20 साल का अगर आप ग्राफ देखें, देन यू विल फाइंड दैट कि इंडिया का एक्सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन हाइयर दैन इंडियाज़ इम्पोर्ट। तो सरल शब्दों में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट कम करता है, और इस तरीके से इंडिया हैज़ ए ट्रेड सरप्लस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडिया अर्न्स मोर एंड मोर इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। अगर ओवरऑल 2019-20 की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वाज समवेयर अबाउट $36 बिलियन, ये इंडिया का एक्सपोर्ट, एंड इंपोर्ट वाज समवेयर अबाउट $25 बिलियन। तो ओवरऑल इंडिया हैड अर्न और ए सरप्लस ऑफ $11 बिलियन। सो इस डेटा से एक बात तो तय है कि इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अगर अब सेगमेंट वाइज बात करें, ब्रेकअप की बात करें, तो इंडिया का एक्सपोर्ट किस किस सेगमेंट में ज़्यादातर होता है, देन वी विल फाइंड दैट मरीन प्रोडक्ट्स लाइक फिशेज वगैरह की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ऑफ अबाउट $6.7 बिलियन। उसके बाद हम राइस का एक्सपोर्ट करते हैं ऑफ अबाउट $6.4 बिलियन। उसमें भी जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा हम करते हैं, राइस के अंदर भी बासमती राइस का एक्सपोर्ट हम लोग $4 बिलियन के आसपास का करते हैं। उसके बाद स्पाइसेस का हम एक्सपोर्ट करते हैं $3.6 बिलियन, बुफेलो मीट $3.2 बिलियन एंड देन शुगर ऑफ $2 बिलियन। अगर इंपोर्ट की बात की जाए कि इंडिया मोस्टली क्या इंपोर्ट करता है, तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंडिया इंपोर्ट करता है तो वो है एडिबल ऑयल। $10 बिलियन से भी ज़्यादा का एडिबल ऑयल हम हर साल खरीदते हैं। तो इंडिया इस फील्ड में, एडिबल ऑयल फील्ड में इज़ लैगिंग बिहाइंड, और इंडिया को इस फील्ड में मेकअप करने की ज़रूरत है, एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। अब इस आर्टिकल में क्या एनालिसिस की गई है वो भी देखते हैं। इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया को अपना जो एग्रीकल्चर फील्ड का इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इंटेलिजेंट मैनर में यूज करना चाहिए, एंड इंडिया मस्ट कट डाउन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ राइस। राइस आपको पता है कि आफ्टर मरीन प्रोडक्ट्स हम राइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमें अपनी राइस प्रोडक्शन को कम करना चाहिए और उसकी एक्सपोर्ट को भी कम करना चाहिए। तो ज़रा समझते हैं आखिर ऐसा क्यों। व्हेन राइस इज़ हेल्पिंग अस टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देन वाई दिस आर्टिकल आर्ग्यूज कि हमें राइस प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे कारण भी दिए हुए हैं वाई राइस प्रोडक्शन शुड बी कट डाउन इन इंडिया। सबसे पहला कारण है दिस राइस प्रोडक्शन इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड इन इंडिया। राइस प्रोडक्शन के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए, जो पावर चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है भारत सरकार। सो अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस बात को इस फिगर की मदद से समझते हैं। देखो, ये मान लो एक राइस ग्रोइंग फार्मर है और ये राइस उगाता है, ओके, और इसका राइस उगाने का कॉस्ट है ₹50 पर केजी। इसको इतना खर्च आता है राइस उगाने में। अब भारत सरकार करती क्या है कि इसके खर्च को सब्सिडाइज करती है। उसका जो पावर का खर्चा है वो माफ़ कर देती है, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, उसकी फर्टिलाइज़र के खर्चे को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। तो आप एक तरीके से भारत सरकार इसको सब्सिडी दे देती है ₹30 पर केजी। उसका कॉस्ट होता ₹50 पर केजी, बट भारत सरकार ने सब्सिडाइज कर दिया ₹30 पर केजी। सो इफेक्टिव कॉस्ट फॉर दिस फार्मर ऑफ ग्रोइंग राइस विल बी अबाउट ₹20 पर केजी, and now he will sell the same rice to some exporter say at ₹25 per kg। तो इसने यही राइस को किसी एक्सपोर्टर को बेच दिया ₹25 पर केजी, और ये एक्सपोर्टर इस राइस को फिर एक्सपोर्ट करेगा एट द कॉस्ट ऑफ ₹30 पर केजी। और जब एक्सपोर्ट करेगा तो ऑफकोर्स वो फॉरेक्स रिजर्व कमा के ले आएगा। बट टेक्निकली आप देखो हुआ क्या, आप ₹30 पर केजी के इक्विवेलेंट का फॉरेक्स रिजर्व कमा के इंडिया में ला रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू स्पेंड ₹30 पर kg। So technically the government of India के सब्सिडी के कारण हम राइस बना रहे हैं और जितने में हम बना रहे हैं उससे सस्ते दामों में बाहर जाकर के बेच रहे हैं। सो एक्सपोर्ट से अल्टीमेटली हमें लॉस हो रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया, बिकॉज ऑफ द ह्यूज सब्सिडी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज ऑन राइस प्रोडक्शन। हमें भले देश में किसानों को हेल्प करना एक अलग बात है, सो दैट द फार्मर शुड ग्रो मोर एंड मोर राइस, ताकि हमारे देश में राइस की कमी ना हो और फार्मर्स को भी ज़्यादा ज़्यादा इंसेंटिव मिले राइस ग्रो करने के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट टू सब्सिडाइज राइस एंड एक्सपोर्ट it in foreign market is like we are selling rice to some country say Vietnam at our own expense। हमारा बनाने का खर्चा ₹50 और वियतनाम को हम वो राइस ₹30 में खिला रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ वाइज थिंग टू डू, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। उसके अलावा राइस प्रोडक्शन के कारण वाटर का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। आप सबको एक बात तो पता ही होगी कि राइस के लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, और जो स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वो बहुत ज़्यादा राइस उगाते हैं, जबकि नेचुरली उनको राइस उगाना सूट नहीं करता है। रीज़न भी वहाँ की जो
रेनफॉल उन एरियाज़ में कम होती है, दूसरा वहाँ का वाटर टेबल लगातार नीचे गिरता जा रहा है, बट राइस को चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, और इस कारण से पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स एक्सेसिव अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर करते हैं फ्रॉम वाटर टेबल इन द पंजाब एंड हरियाणा रीजन, और इस कारण से वाटर का वेस्टेज होता है। और फार्मर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं, वाई दे आर यूजिंग एक्सेसिव वाटर, बिकॉज भारत सरकार बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देती है ऑन प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं ये इंसेंटिव को थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज दिस इज लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ वाटर। उसके अलावा एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, और उसको भी भारत सरकार सब्सिडाइज करती है। तो सस्ते दामों पे जब फर्टिलाइजर देती है फार्मर्स को कि वो राइस उगाएं, तो फार्मर्स एक्सेसिव यूज कर देते हैं फर्टिलाइजर का, जितनी जरूरत नहीं उतना भी यूज कर देते हैं फर्टिलाइजर का, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ये जो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, इट कीप्स ऑन मिक्सिंग विद द ग्राउंड वाटर एंड इट पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर। और इस कारण से हमें राइस की प्रोडक्शन को थोड़ा कट करना चाहिए, और उसका कट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भारत सरकार उस पर सब्सिडी देना कम कर दे। एंड रादर देन गिविंग सब्सिडी ऑन राइस, भारत सरकार को ये डाइवर्सिफाई करना चाहिए सब्सिडी को, और इसी पैसे को अलग फील्ड में लाइक फूड फ्रूट्स उगाने में सब्सिडाइज करना चाहिए, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज करना चाहिए। The next article is taken from economy segment again. It is about border hearts. This topic is again important from our syllabus, Indian economy point of view. तो देखो, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि बॉर्डर हार्ट जो एरियाज़ हैं, बॉर्डर हार्ट्स आप सब असम के अंदर कम से कम आप सब जानते होंगे, कभी कभार आपने देख रखा होगा। बॉर्डर हार्ट वो एरिया होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में खासकर, कुछ एक इंडिया म्यांमार के बीच में भी बॉर्डर हाट बनाए गए हैं। इस तरह के बॉर्डर हाट होते हैं जब लोकल लोग अपना लोकल प्रोडक्ट ले जाकर के बॉर्डर रीजन में पहुंचते हैं, उधर से बांग्लादेशी लोग आते हैं, दूसरे साइड से इंडियन लोग जाते हैं, और वो आपस में अपना गुड्स एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं। और इसमें होता क्या है कि दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम, क्योंकि दोनों की करेंसी अलग अलग है, तो वो बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग कर लेते हैं आपस में। अब बॉर्डर हाट्स का देखो, ओवरऑल वॉल्यूम इस ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बॉर्डर हाट्स लोकल लोगों के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है, क्योंकि लोकल इकोनॉमी इस पे ही सर्वाइव करती है। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, उनके लिए इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर हाट्स, कई सारे बॉर्डर हाट्स बनाए गए हैं, फॉर एग्जांपल इन मेघालय, त्रिपुरा इन 2011, 12 एंड 15। ये सारे बॉर्डर हाट्स मार्च से ही पूरी तरह से बंद है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, और इस कारण से जो लोकल इकोनॉमी है वो काफ़ी सफ़र कर रही है। और एक्सपर्ट्स का वैसा कहना है कि प्रॉपर प्रिकॉशन लेने के बाद हमें बॉर्डर हाट रीजन्स को ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि लोकल इकोनॉमी को थोड़ा इंसेंटिव मिले, थोड़ा पुश मिले। Border hat, as I told you, are the rural market or the border area of two countries, and it aims at promoting well-being of the people dwelling in remote areas. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों कंट्री की लोकल करेंसी अलग होती है, इस कारण से मोस्टली द ट्रेड इज डन इन बार्टर सिस्टम, और ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा नहीं होता इस ट्रेड का, लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उसके लिए इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में एक MOU साइन करके 2010 में 4 बॉर्डर हाट सेट किए थे। दे आर कलायाचार इन मेघालय, बलात इन मेघालय, कलाम सागर इन त्रिपुरा एंड श्रीनगर इन त्रिपुरा। उसके अलावा in addition to these 4 functional hearts, the government of India and the government of Bangladesh have approved 6 more border hearts, 2 in Tripura at Palbasti and Kamalpur, and 4 in Meghalaya at Bholaganj, Nalikata, Sibari and Ruyungku. उसके अलावा देर आर मोर बॉर्डर हाट्स बीइंग डिस्कस्ड इन द एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। तो अब इस आर्टिकल में एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर बॉर्डर हाट्स को हमने अब ऑपरेशनलाइज नहीं किया तो लोकल इकोनॉमी को, जो लोकल लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो बॉर्डर हाट्स में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वी शुड टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक ओल्ड एज पीपल, 65 ईयर से ज़्यादा, या प्रेग्नेंट या चिल्ड्रन को अलाउ ना करें। उसके अलावा प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन का केयर रखें, हैंड ग्लोव्स, फेस मास्क कंपलसरी कर दें, रेगुलर क्लीनिंग करें, डिसइंफेक्शंस करते रहें, सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन इन सब के बावजूद दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड रीस्टार्ट बॉर्डर हाट्स, अदरवाइज द लोकल इकोनॉमी विल कंप्लीटली कोलैप्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम क्वेरी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। तो एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन कि ये इनएक्टिवेटेड एंड लाइव वैक्सीन्स क्या होते हैं। तो ज़रा समझते हैं।
देखो, वैक्सीन्स का बेसिक एक्शन किस तरह का होता है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका था मेरे 1 जुलाई के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जब मैंने कोवैक्सीन डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन्स के अंदर एक्चुअली में जो पैथोजेंस होते हैं, वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, उनको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है मॉडरेटेड फॉर्म में, रेगुलेटेड फॉर्म में। जब इनको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन बैक्टीरियाज को या वायरस को, तो हमारी बॉडी इन वायरस के अगेंस्ट ऑटोमेटिक एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप करती है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। और एक बार जब ये एंटीबॉडी या इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो गया तो फ्यूचर में इस तरह के वायरस या बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे तो हमारी ये एंटीबॉडी हमें इम्यून रखती है, हमें प्रोटेक्टेड रखती है। अब ये जो वैक्सीन्स होते हैं they are of 2 types on the basis of the kind of virus or bacteria we use. One is known as inactivated or dead vaccine. इसमें होता क्या है कि हम लोग जो भी वायरस यूज कर रहे हैं या जो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन, उसको मार देते हैं। इट इज़ यूज इन द डेड फॉर्म। नेवरदलेस इट इज़ डेड, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर का जो प्रोटीन है वो जब हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी उसको नेचुरली आइडेंटिफाई कर लेती है और एक्टिवेट हो जाती है। सो इवन द डेड बैक्टीरियाज और द डेड वायरसेस आर सक्सेसफुल और इनफ इन सम केसेस टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन आवर बॉडीज। इसको हम कहते हैं डेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसके अंदर जो भी वायरस है, जो भी पैथोजन है, बैक्टीरिया, उसको हमने मार दिया है, इनएक्टिवेट कर दिया। नेवरदलेस इट इज़ कैपेबल इनफ टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी और एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। और ये जो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है एज अ वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जो दूसरा एग्जाम्पल है या दूसरा जो तरीके का वैक्सीन होता है उसको हम कहते हैं लाइफ एटीन्यूएटेड। लाइफ एटीन्यूएटेड में जो वायरस या बैक्टीरिया हम यूज करते हैं वो जिंदा होता है, लाइव होता है, लेकिन एटीन्यूएटेड होता है, मतलब वीक करके हम उसको डालते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब वीक करके उसको हम बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसके अगेंस्ट भी हमारी बैक्टीरिया, जो हमारी एंटीबॉडी है, वो डेवलप हो जाती है एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। So measles, mumps, rubella vaccine are some of the examples of live attenuated vaccines. तो ये अंतर होता है लाइव एंड डेड या एटीन्यूएटेड या इनएक्टिव वैक्सीन के बीच के अंतर। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 506 to 508. Topic number 506 is fully accessible route. The RBI has introduced a separate channel called fully accessible route to enable non-residents to invest in specified Government of India dated securities. The specified securities shall mean government securities are as periodically notified by the Reserve Bank for investment under fully accessible route. The RBI has said that all new issuances of G-Secs for 5-year, 10-year and 30-year tenor will be eligible for investment as a specified security. Non-resident investors can invest in specified government securities without being subjected to any investment ceilings. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 507 is about Kuril Islands. The 4 southernmost island of Kuril chain, that is Itorufu, Kunashiri, Shikotan and Habomai, have been disputed between Russia and Japan since end of World War II. ये इस साल न्यूज़ में रहा था, इस कारण से उम्मीद है कि इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे सवाल पूछ लिया जाए। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 508 is about Ar-Rinam. Ar-Rinam is the Galo community idea of lockdown imposed by consensus for 48 hours whenever an epidemic strikes. तो एक सरकार लॉकडाउन करती है और एक कम्युनिटी लेवल पे खुद लोग फैसला करके लॉकडाउन करते हैं, और ये है गैलो कम्युनिटी का अपना लॉकडाउन जिसका नाम है, लोकल नाम है Ar-Rinam. इसी तरह का आदि कम्युनिटी इनहैबिटिंग द ईस्ट सियांग एंड लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट टू परफॉर्म्ड अ सिमिलर रिचुअल कॉल्ड मोटोर. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 503 to 505 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.